नमस्कार, हिमालय समय की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजना नेगी। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो वाकई में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कमल किशोर शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने की शिक्षा के उत्थान में अपना अहम योगदान दिया है। कमल किशोर शर्मा जी हिमाचल के एकमात्र ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो कि पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है। बताते हैं आपको कि कमल किशोर शर्मा जी ने ऐसा क्या खास कार्य किया है कि चारों तरफ इन्हीं का ही बोलबाला हो रहा है। बात करते हैं 2019 की, जब कमल किशोर शर्मा जी कहलोक स्कूल गए तो वहां भवन के नाम पर खंडर था तथा इन्होंने अपने निजी प्रयासों से उस भवन को बैठने योग्य बनाया। राजस्व रिकॉर्ड से पता चला कि जिस जमीन पर स्कूल बना है वो 15 लोगों के नाम पर है तथा इन्होंने ये जमीन वापस लेने के लिए लोगों के घर घर गए और इस जमीन को इन्होंने शिक्षा विभाग के नाम करवाया। इसी के चलते बात करते हैं 2020 की। फ्रंटलाइन ड्यूटी के दौरान इन्होंने बच्चों के घर घर जाकर शिक्षा दी तथा लोगों को भी प्रोत्साहित किया। कमल किशोर शर्मा की इन उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कमल किशोर जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका शिक्षा के क्षेत्र में कैसा अनुभव रहा है। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक का आपका कार्यकाल कैसा रहा। बिल्डिंग के कार्य के लिए मैं राज्य परियोजनाधिकारी समग्र शिक्षा जिला शिमला में मैं 2 या 3 चक्कर उनके पर्सनली भी उनके साथ मिलता रहा और उनको टेलीफोनिकली भी अपने स्कूल की सारी समस्याएं बताता रहा और उन्हें पूरा सहयोग दिया। तो उनकी बदौलत और हमारे उच्च अधिकारियों की बदौलत ये सारा कार्य जो है जिला सोलन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलोग में मैं कर सका हूँ। सर्वांगीण विकास बच्चों का भी और लोगों का भी। तो अभी भी मैं इसी सर्वांगीण विकास को आगे भी करता रहूँगा। सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि हम छोटी छोटी अपनी ज़रूरतों के लिए, काम के लिए, चाहे विकास का कार्य हो, हम सरकार पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं और आपको इस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया, अनुभव हो गया, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस पर? सरकार में जन सहयोग, इस विषय ये बहुत ही अच्छा विषय है। मैं इस विषय के ऊपर काफ़ी वर्क कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायत स्तर पे और एसएमसी स्तर पे लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ मीटिंगें करता रहता हूँ। हर हफ्ते में या कभी 15 दिन में मीटिंगें करता हूँ उनके साथ और उनको बताता हूँ कि सरकार से जो छोटे छोटे हम काम करवाना चाहते हैं कि ये सरकार का ही कार्य है, तो नहीं, लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं, ये हमारे ही बच्चे हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा सहयोग करें तो फ़ायदा हमारा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं और लोग आगे आते हैं। मैंने करके दिखाया ये और लगभग 3 स्कूलों में करके दिखाया मैंने ये, क्योंकि मेरा यही है कि लोगों के साथ मीटिंग करना और एक प्रधानाचार्य के नाते या शिक्षक के नाते भी मैं लोगों के घर भी जाता हूँ और लोगों से हाथ जोड़ के भी विनती करता हूँ और उनके पीछे पड़ जाता हूँ और बड़े प्यार से उनसे बात करता हूँ और लोग जुड़ते हैं साथ में और सहयोग देते हैं और करके दिखाया है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे शिक्षक हों, कोई भी शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों या प्रधानाचार्य हों, वो ऐसा कर सकते हैं और पॉसिबल है। हम स्कूल की तस्वीर बदल सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, तो इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से रहेगा ये तमाम चीज़ें? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इसकी चयन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, मुझे बहुत ही सरल लगी है, क्योंकि सबसे पहले हर साल जून में ये प्रक्रिया शुरू होती है, जून मंथ में। इसमें डेटें अलग अलग होती है, कभी 10 होती है, कभी 15 तारीख होती है। MHRD इसमें वेबसाइट लॉन्च करती है एक, और उस वेबसाइट पे कोई भी शिक्षक, चाहे प्राइमरी का शिक्षक है, चाहे सेकेंडरी का है, चाहे प्रधानाचार्य हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हैं या CBSE के स्कूल हैं या दूसरे और स्कूल हैं, प्राइवेट को नहीं हैं, तो उन शिक्षकों को अनुभव जो है उनका कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है। तो
उस 5 साल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की, क्या कारण किया, तो उस पोर्टल पे जाके अपने आप रजिस्टर्ड करना होता है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर फिर उस पोर्टल के ऊपर हम अपना जो भी कार्य किया होता है बड़े साधारण तरीके से फ़ोटो वीडियो अपलोड करते हैं, अपनी बायोग्राफी अपलोड करते हैं। और उस अपलोड करने के उपरांत अपने ज़िले में एक कमेटियाँ बनी होती हैं, जिसमें कमेटियों में हमारे शिक्षा अधिकारी, एलिमेंट्री के शिक्षा अधिकारी होते हैं, बड़े उप शिक्षा निदेशक जो हैं वो होते हैं। कमेटी में डीसी साहब के ऑफिस से एक कमेटी होती है, और एक स्टेट से, राज्य से भी एक कैंडिडेट होता है जिसका अच्छा रिकॉर्ड हो एकेडमिक का, तो उस प्रकार से यहाँ से चयन होगा। तो जिला से 3 टीचरों के जो भी नॉमिनेशन ज़िले में आती हैं, प्रत्येक ज़िले में जो नॉमिनेशन आएगी वो सारी नॉमिनेशन जो है राज्य में जाएगी। स्टेट में दूसरी कमेटी होती है जिसमें डायरेक्टरेट के एलिमेंट्री के डायरेक्टर साहब होते हैं, और साथ में हमारे सेक्रेटरीट से शिक्षा सचिव होते हैं, और साथ में सेंटर से एक टीम आई होती है, वो होते हैं उसके चयन प्रक्रिया में। तो जितने भी ज़िले से नॉमिनेशन आएगी, 3-3 हर एक ज़िले से आते हैं, तो यानी 36 नॉमिनेशन आनी चाहिए, तो कम भी हो सकती हैं लेकिन 36 मैक्सिमम है। उनमें से फिर छंटनी होती है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं तो वो लोग छांटते हैं, कोई पता नहीं चलता हमें। फिर वो 3 को सिलेक्ट करेंगे हमारे स्टेट से, 3 का नॉमिनेशन होगा, फिर वो सेंटर को भेजेंगे आगे। तो उन तीनों को मेरिट वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 का होगा चयन। फिर उस 3 में से भी फिर वो 3 जो हैं हर एक स्टेट में से किसी से 6 होते हैं, किसी से 3 होते हैं, किसी से 2 होते हैं, किसी से 1। तो टोटल पूरे भारतवर्ष में 152 नॉमिनेशन होते हैं। तो उनमें से उनकी प्रेजेंटेशन होती है, फिर 3rd स्तर पे उनकी प्रेजेंटेशन होगी वर्चुअल। इस बार हमारी वर्चुअल हुई, नहीं तो दिल्ली बुलाते हैं, वहाँ इन प्रेजेंटेशन होती है। तो फिजिकली उस प्रेजेंटेशन को 10 मिनट में अपने 5 साल की उपलब्धियाँ बतानी पड़ती है कि क्या किया। जो 3 घंटे की जो उपलब्धियाँ हैं केवल 10 मिनट में बतानी होती हैं, और उस प्रेजेंटेशन को भी प्लस करते हैं वहाँ के अधिकारी, और फिर टोटल मार्क्स लगाते हैं, और टोटल 44 जो है टीचरों का चयन करते हैं 152 में से। तो चयन प्रक्रिया हमें बिल्कुल आसान लगी, इसकी बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल पारदर्शित है बिल्कुल, क्योंकि जो भी काम है वो बिल्कुल इंटरनेट पे होता है सारा, और सारी सूचना हमें मेल द्वारा मिलती रहती है। सर, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि आप हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले जो शिक्षक बंधु हैं उनके लिए ये संदेश है कि आप मेहनत करके ऑनलाइन शिक्षा, जैसे आजकल कोविड काल चला है तो ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर जोर दें, और बच्चों के साथ बिल्कुल आप प्यार से टॉक करें और प्यार से ही पढ़ाएं, उनके साथ गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। और जो हमारे युवा पीढ़ी जो शिक्षा के क्षेत्र से हटके है, उनसे ये है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं कम से कम उन्हें सुने अच्छी तरह से, और टीचरों से क्वेश्चन पूछें कि नहीं ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, इसको दोबारा से रिपीट करें। और अनुशासन में रहने की सीख भी देते हैं कि जो भी युवा पीढ़ी है अनुशासन में रहें, नशा ना करें युवा पीढ़ी वाले, और जो भी है कम से कम जो भी किताब है उसको पढ़ें, और लिखने का काम ज़्यादा करें, ताकि लिखने से ज़्यादा, क्योंकि आजकल लिखना और पढ़ना छोड़ दिया है बच्चों ने भी, और युवा पीढ़ी ने भी ज़्यादा करके मोबाइल पे लगे हैं। अब वो भी ज़रूरी है, लेकिन किताब पढ़ना और एक लिखना, उसको अगर युवा पीढ़ी अपना लें और साथ साथ में ऑनलाइन भी करते रहें काम, तो मैं कहता हूँ कि सक्सेस उनको अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हिमाचल समय की लाइव स्ट्रीम में आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस हिमाचल समय की लाइव स्ट्रीम को शेयर करना ना भूलें, ताकि तमाम लोग इस जानकारी से अवगत हो सकें। जय हिंद, जय हिमाचल।